वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। टेस्ट नंबर है 364 और आज हो गई है डेट 29 मई 2020। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूज़ में है ये। डुगोंग जो एक मैमल है, एक स्तनधारी है, ये है डुगोंग। के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। पहला स्टेटमेंट है, यह एक समुद्री शाकाहारी जंतु है, लग रहा है क्या देखने से। दूसरा है, इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है। और तीसरा स्टेटमेंट है, डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी जानवर है जो पूरी तरह समुद्र पर निर्भर रहता है। समुद्र के अंदर तो दिख रही है ये, समुद्री गाय बोलते हैं इसको। करेक्ट है। देखिए पहला, यह एक समुद्री शाकाहारी जंतु है, इसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, ये भी करेक्ट है। डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी है जो पूरी तरह समुद्र पर निर्भर है, बिल्कुल है, करेक्ट है, डी उपरोक्त सभी। तो देखिए डुगोंग एक समुद्री शाकाहारी जानवर है जिसे समुद्री गाय के रूप में जाना जाता है, इसलिए दूसरा और पहला करेक्ट हो गया। डुगोंग एकमात्र शाकाहारी स्तनधारी जानवर है जो पूरी तरह से समुद्र पर निर्भर रहता है। यह कुल 37 देशों, जिनमें उष्णकटिबंधीय, उपोष्णकटिबंधीय, तटीय और द्वीपीय देश शामिल हैं, में पाया जाता है। अतः तीसरा वाला भी करेक्ट हो गया। और डुगोंग को भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1973 की अनुसूची 1 के संरक्षण तहत जो है संरक्षण दिया गया है, ये जीव है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग एक सांविधिक निकाय है, मतलब स्टैच्यूरी बॉडी। अगर यहीं संवैधानिक होता तो गलत हो जाता, ये करेक्ट है पहला वाला स्टेटमेंट। प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और यह आयोग उपभोक्ताओं, सरकार और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच समन्वय को बढ़ावा देने का कार्य करता है। देखिए चूंकि यह स्टैच्यूरी बॉडी है, सांविधिक निकाय है, तो इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा नहीं। और तीसरा वाला करेक्ट है। तो इसका आंसर 2 को एलिमिनेट करके 1-3 आंसर लगाइए, बी। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, न कि राष्ट्रपति के द्वारा। इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं 2-3 दिन पहले वाली साइट में। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में समाचारों की सुर्खियों में रहा पद का नाम है दक्षिण अटलांटिक विसंगति। क्या है? दक्षिण अटलांटिक विसंगति किसे संदर्भित करता है? क्या दक्षिण अटलांटिक विसंगति उत्तरी और दक्षिण अटलांटिक महासागर के मध्य उत्पन्न गर्म जल के तापीय बवंडर है? क्या यह लालिना के अटलांटिक तथा प्रशांत महासागर पर विभेदी प्रभाव है? क्या ये हाल ही में दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र की ओर बढ़ रहे विशाल चक्रवात है? क्या दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है? क्या है दक्षिण अटलांटिक विसंगति? तो ना तो कोई ये गर्म जल का बवंडर है, ना ही कोई विभेदी प्रभाव है लानिना के अटलांटिक और पैसिफिक पर। इसका आंसर विशाल चक्रवात भी नहीं है। इसका उत्तर है दक्षिण अटलांटिक क्षेत्र के ऊपर कमजोर चुंबकीय क्षेत्र है, दक्षिण अटलांटिक विसंगति। तो देखिए दक्षिण अटलांटिक विसंगति SAA एक ऐसा क्षेत्र है जहां पृथ्वी की वान एलन रेडिएशन बेल्ट पृथ्वी की सतह के नज़दीक आ जाती है और दक्षिण अटलांटिक विसंगति क्षेत्र में वान एलन रेडिएशन बेल्ट की ऊंचाई सामान्यता से 200 किलोमीटर तक कम हो जाती है और इससे इस क्षेत्र में ऊर्जावान कणों का जो है प्रभाव बढ़ जाता है। वान एलन रेडिएशन बेल्ट जो है पृथ्वी के चारों ओर विकिरण बेल्ट को संदर्भित करता है, इसलिए डी उत्तर है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित संवैधानिक निर्णयों में से किस में यह निर्धारित किया गया था कि भारतीय संविधान संघीय है तथा संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, अपितु यह एक सिद्धांत है? किसमें? मिनर्वा मिल्सवाद में, गोलकनाथवाद में, SR बोम्मईवाद में, या फिर केशवानंद भारतीवाद 1973? तो ना तो ये मिनर्वा मिल्सवाद है, ना ही ये गोलकनाथवाद है, ना ही ये केशवानंद भारतीवाद है। यह SR बोम्मई बनाम SR बोम्मईवाद 1994। तो देखिए SR बोम्मईवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि
भारतीय संविधान की प्रकृति संघीय है और संघवाद इसकी आधारभूत विशेषता है। भारतीय संविधान संघीय है तथा संघवाद प्रशासनिक सुविधा का मामला नहीं है, अपितु यह एक सिद्धांत है, अर्थात यह हमारी स्वयं की प्रक्रिया और जमीनी वास्तविकताओं की स्वीकृति का परिणाम है। 11 मार्च 1994 को दिया गया ऐतिहासिक फैसला जो राज्यों में सरकारें भंग करने की केंद्र सरकार की शक्ति को कम करता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस.आर. बोम्मई के फ़ोन टैपिंग मामले में फंसने के बाद तत्कालीन राज्यपाल ने उनकी सरकार को बर्खास्त कर दिया था, जिसके बाद यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में पहुंच गया था। फिर क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 356 के व्यापक दुरुपयोग पर विराम लगा दिया और इस फैसले में न्यायालय ने कहा था कि किसी भी राज्य सरकार के बहुमत का फैसला राजभवन की जगह विधानमंडल में होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगाने से पहले राज्य सरकार को शक्ति परीक्षण का मौका देना होगा, ये मुद्दा था। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पर। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद FSDC के संदर्भ में विचार करना है। देखिए, FSDC एक गैर संवैधानिक निकाय है, मतलब नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है। इसे वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति के स्थान पर गठित किया गया था। किसे? वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद को। इस परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री कर देंगे या प्रधानमंत्री? देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं, करेक्ट है, ये वाला भी करेक्ट है। और ये नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, गैर संवैधानिक सांविधिक निकाय है। मतलब सांविधिक निकाय ये नहीं है, तो गैर है ना, नॉन स्टैच्यूटरी है, तो करेक्ट है, सारे के सारे डी है इसका उत्तर। तो वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, FSDC का गठन दिसंबर 2010 में किया गया था और यह गैर संवैधानिक निकाय है, नॉन स्टैच्यूटरी बॉडी है, इसलिए करेक्ट है पहला। वित्तीय स्थिरता एवं विकास परिषद का उद्देश्य वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने वाली क्रियाविधि को मजबूत एवं संस्थागत करना और अंतर विनियामक समन्वय को बढ़ावा देना तथा वित्तीय क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देना है। इसे वित्तीय बाजारों पर उच्च स्तरीय समन्वय समिति के स्थान पर गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में आया पद WHO फाउंडेशन क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन फाउंडेशन क्या है? विचार कीजिए इस पर। देखिए, WHO फाउंडेशन इस स्वतंत्र संस्था के निर्माण का प्रमुख उद्देश्य आम जनता समेत वित्त के गैर परंपरागत स्रोतों से वित्त एकत्रित करना है। यह जो संस्था है वो कानूनी तौर पर WHO के अधीन है। इस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। तो WHO फाउंडेशन का मुख्यालय बिल्कुल जिनेवा में स्थित है, करेक्ट है। और इस संस्था के निर्माण का उद्देश्य जो है आम जनता समेत वित्त के गैर परंपरागत स्रोतों से वित्त एकत्रित करना है। यह WHO के अधीन नहीं है, WHO से अलग है। तो सेकंड को एलिमिनेट करिए, इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 3, ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कोरोना महामारी के इस दौर में वित्तीय चुनौतियों से निपटने के लिए WHO फाउंडेशन नाम से एक स्वतंत्र संस्था के निर्माण की घोषणा की है। इस स्वतंत्र संस्था के निर्माण का मुख्य उद्देश्य आम जनता समेत वित्त के गैर परंपरागत स्रोतों से वित्त एकत्रित करना है। यह जो संस्था है वो गैर परंपरागत स्रोतों से धन एकत्रित कर वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रयासों का समर्थन करेगी। ये कानूनी तौर पर विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग है, तो अधीन नहीं है उसके, गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट। इस संस्था का लक्ष्य है WHO के योगदानकर्ताओं के आधार को और अधिक व्यापक बनाना और वित्तीय पोषण कार्यक्रम को अधिक स्थायी बनाना। इस संस्था का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। यह संस्था विशेष तौर पर वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा करने और स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत बनाने का कार्य करेगी। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। वे भारत से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने प्राकृतिक विज्ञान में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इनमें से किसी एक की बात हो रही है, इन चारों में से। स्नातक की डिग्री प्राप्त करने के बाद 1912 में वे भारत लौटे और राजनीति में जुड़ गए। अब देखिए, सितंबर 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव बने और वर्ष 1929 में ये भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन के लाहौर सत्र के अध्यक्ष चुने गए।
जिसका मुख्य लक्ष्य देश के लिए पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करना था। हाल ही में 27 मई 2020 को इनकी 56वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। उपरोक्त परिच्छेद निम्नलिखित में से किस महापुरुष की ओर संकेत कर रहा है? वीडी सावरकर, बाल गंगाधर तिलक, पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर मदन मोहन मालवीय? क्या है इसका उत्तर? इसका उत्तर वीडी सावरकर लगाकर गलत मत कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी भी अभी हाल ही में थी, मतलब ये न्यूज़ में थे। और पुण्यतिथि है ये 56वीं किसकी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। ऑप्शन नंबर भी है इसका उत्तर। तो देखिए 27 मई 2020 को प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की 56वीं पुण्यतिथि के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि अर्पित किया उनको। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद, जो अब प्रयाग के नाम से विख्यात है, में हुआ था। बाकी तो आपने इतनी जीएस पढ़ी होगी, सब कुछ पता ही होगा इनके बारे में। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक असत्य है। यहाँ पर पहला स्टेटमेंट है, ए है, फेच के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष यानी 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 5% की गिरावट का अनुमान है। इससे पहले फिच ने वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु 0.8% वृद्धि का अनुमान लगाया था, और इस समय 5% गिरावट का अनुमान लगा दिया इसने। दुनिया में काफ़ी सख्त लॉकडाउनों में से एक भारत में लागू किया गया था। एक अनुमान के अनुसार शिक्षा, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रतिबंधित करना अर्थव्यवस्था की गिरावट के बड़े कारणों में शामिल नहीं है। अब देखिए ऊपर पहला दूसरा स्टेटमेंट जो है, चलो मिलते जुलते हैं कुछ कुछ, तीसरा कुछ और है, चौथा भी उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। तो गलत ढूंढना है हमको, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, और सी भी करेक्ट है। दुनिया के काफ़ी सख्त लॉकडाउनों में से एक इंडिया का लॉकडाउन था। और एक अनुमान के अनुसार शिक्षा, यात्रा और पर्यटन क्षेत्र को प्रतिबंधित करना अर्थव्यवस्था की गिरावट के प्रमुख कारणों में शामिल है, बड़ा कारण है ये। शिक्षा लॉकडाउन है, यात्रा लॉकडाउन है, पर्यटन से इतना पैसा आता है, ये लॉकडाउन है, तो बड़ा कारण होगा ना। क्या निरर्थक बात कर रहा है? बिल्कुल डी ऑप्शन। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की गिरावट के प्रमुख कारण देख लीजिए। देश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह से प्रभावित हुई हैं। दुनिया में काफ़ी सख्त लॉकडाउनों में से एक भारत का लॉकडाउन था, और वर्तमान वित्तीय वर्ष में अप्रैल माह का प्रदर्शन सबसे खराब था। शिक्षा, यात्रा, पर्यटन क्षेत्र को प्रतिबंधित करना भी अर्थव्यवस्था की गिरावट के प्रमुख कारणों में से एक है। गलत है डी। तो प्रश्न ऐसे ही पूछा जा सकता है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9 पर। अष्टीमुडी लेक न्यूज़ में है ये अभी हाल ही में, ये समाचारों में बताना, मतलब समाचारों में थी ये, इसके संदर्भ में बताना है आपको कौन सा असत्य है। अष्टीमुडी झील, तो देखिए अष्टीमुडी झील केरल के कोल्लम जिले में स्थित है और इसका आकार 8 भुजाओं वाला है। अष्टीमुडी झील केरल की सबसे बड़ी एस्चुरियन प्रणाली है, मतलब एस्चुरियन सिस्टम है। यह भारत का महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि स्थल है, और यह झील रामसर स्थल भी है। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो सी और डी एक ही बात कर रहे हैं दोनों। अगर ये आर्द्रभूमि है तो रामसर में शामिल होगी। इनमें से एक तो मतलब नहीं कटेगा जहाँ तक है। तो गलत कौन सा करें इसमें? केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में भी है, 8 भुजाओं वाला है इसका आकार, करेक्ट है पहला। सी भी करेक्ट है, डी भी करेक्ट है, और बी गलत है, क्योंकि ये अष्टीमुडी झील केरल का सबसे बड़ी एस्चुरियन प्रणाली नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरियन प्रणाली है। तो देखिए कथन दो असत्य हैं यहाँ पर। अष्टीमुडी झील केरल के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, इसका आकार 8 भुजाओं वाला है। झील का पारिस्थितिक तंत्र अनूठा है, और यह भारत के महत्वपूर्ण आर्द्रभूमि क्षेत्रों में से एक है, और रामसर स्थल भी है ये। अष्टीमुडी झील जो है वो केरल की दूसरी सबसे बड़ी एस्चुरियन प्रणाली है, ना कि सबसे बड़ी। एस्चुरियन प्रणाली नदी का वह जलमग्न मुहाना होती है जहाँ स्थल से आने वाले जल और सागरीय खारे जल का मिलन होता है तथा ज्वारीय लहरें क्रियाशील रहती हैं। तो सबसे बड़ी नहीं है, दूसरी सबसे बड़ी है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। 10वां प्रश्न क्या कहता है? हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल के गूगल पे ऐप के खिलाफ एक शिकायत की जांच कर रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए गूगल पे गूगल द्वारा निर्मित एक मोबाइल भुगतान एप्लीकेशन है। यह ऐप उपभोक्ताओं को एक बैंक से दूसरे बैंक में धनराशि भेजने और बिल जमा करने जैसी सुविधाएं प्रदान करता है। भारतीय डिजिटल पेमेंट बाजार में इसका मुकाबला पेटीएम और फ़ोनपे जैसे ऐप से है, और आप सभी के मोबाइल में गूगल पे जहाँ तक है वो डाउनलोड भी होगी।
ये सारे के सारे करेक्ट हैं, फिलहाल डी है इसका उत्तर। अब मुद्दा क्या है देखिए, उपरोक्त में से फिलहाल तो सारे के सारे कथन सत्य हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग गूगल के खिलाफ एक शिकायत की जांच कर रहा है, जिसके तहत गूगल पर आरोप लगाया गया है कि वे देश में अपने मोबाइल भुगतान ऐप को गलत तरीके से बढ़ावा देने के लिए बाजार में अपनी मजबूत स्थिति का दुरुपयोग कर रहा है। इस शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गूगल अपने ऐप स्टोर में गूगल पे ऐप को अधिक प्रमुखता से दिखाता है, जो इसे अन्य प्रतिद्वंदी कंपनियों की ऐप की तुलना में अनुचित बढ़त और लाभ प्रदान करता है। मतलब दूसरे ऐप भी हैं गूगल पे, खुद का गूगल पे ऐप भी है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि गूगल के इस व्यवहार से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है, जिन उपभोक्ताओं की दूसरी ऐप हैं। अब देखिए, गूगल के खिलाफ यह शिकायत फरवरी 2020 में दायर की गई थी, परंतु अभी तक सीसीआई ने शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी है और सीसीआई द्वारा, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई द्वारा गूगल को इस मामले के बारे में सूचित कर दिया गया है। हालांकि गूगल ने अभी तक इस मामले में अपना पक्ष नहीं रखा है। अब कोई द्वंद्व होगा उसके मन में भाई, तभी नहीं रखा होगा। चलिए, तो ये सारी चीज़ें न्यूज़ में हैं। ऐसे प्रश्न उठा लेती है यूपीएससी, गूगल पे के बारे में बना देगी कि इससे पैसा निकाला जा सकता है, डाला जा सकता है, या कुछ और बना देगी। चलिए भाई, ये 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।